हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग गुड एंड अच्छे से अपने जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ संकल्प सीरीज, जहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आई एंड आईएफएस, बिजनेस साइकिल्स एंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी पर डिस्कशन करेंगे। ओके सो ये जो सेशन है इसमें आपको इन टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कितना डीपली हमें पढ़ना है, आर दिस टॉपिक्स रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब कुछ पता चलेगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस सीरीज में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आई एंड आईएफएस उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर हैविंग द फ्रीडम सेल ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। तो हमारा जो मास्टर कोर्स है उस पर आपको फ्रीडम सेल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आराम से आप इंडिया 76 ये जो कोड है उसे यूज करके इस पर्टिकुलर जो सेल के थ्रू डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द कोर्सेज दैट यू कैन अवेल। तो यू आर गेटिंग 76% डिस्काउंट। यूज द कोड इंडिया 76 ऑन द मास्टर कोर्स। कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआईबी एग्जाम, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे डिराइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो लेट अस डिस्कस बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो बिजनेस साइकिल से एक दो क्वेश्चन, बट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर वी विल बी हैविंग अ लुक कि किस तरीके से हम बिजनेस साइकिल्स, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस साइकिल के, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से जो है सेट किया जाता है, व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स टू डिस्कस, सब कुछ हम देखेंगे। तो बिजनेस साइकिल सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली बिजनेस साइकिल होता क्या है, राइट? किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में जो जीडीपी है या फिर नेशनल इनकम कह लीजिए, उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज आते रहता है। ओके, तो जब भी इस पर्टिकुलर इनकम में इंक्रीज आता है तो दैट वी कैन कॉल अ पीरियड ऑफ बूम। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, जीडीपी में इंक्रीज आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है इकोनॉमी में, चीज़ों के प्राइसेस थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बट इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये एक लेवल तक ही इंक्रीज होगा, अब उसके बाद क्या होगा, फिर ये नीचे होने लगेगा। लाइक कोविड का टाइम अगर हम देखो तो जो इकोनॉमी था वो उस टाइम पे राइज पे था, बट धीरे धीरे ये नेगेटिव में जाने लगा। अब कोविड में क्या हुआ पता है, ये नेगेटिव में पूरा चला गया। ठीक है, डिक्रीज तो हो रहा था बट इट वेंट इनटू नेगेटिव। और इस पर्टिकुलर फेज, ये जो फर्स्ट वाला फेज है इंक्रीज वाला, उसे हम बूम पीरियड कहते हैं। ये जो पीक सबसे हाईएस्ट लेवल जो आया था, दैट इज कॉल्ड द पीक। अब जब ये डिक्रीज होने लगता है उसे हम रिसेशन कहते हैं, और जब ये नेगेटिव में चले जाते हैं उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो सबसे नेगेटिव वाला पार्ट है उसे हम ट्रफ कहते हैं, राइट? एंड नाउ अगेन ये चीज़ इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। आगे कोविड के बाद हमने देखा कि धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी रिकवर करने लगी, तो दैट इज व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड द रिकवरी फेज। ठीक है, और ये चीज़ रिपीट होती रहती है बार बार। इस पूरे प्रोसेस को हम ऐसे ही हमारा जो इकोनॉमी का बिजनेस है वो चल रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस, एंड दिस कीप रिपीटिंग। फिर से ये बूम फेज में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, ऐसे ऐसे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइकिल। ये साइकिल 1 है, साइकिल 2। ठीक है, बिजनेस साइकिल। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, एसेंशियली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट या इकोनॉमिक साइकिल इसे हम कह सकते हैं। जब बेसिक इज अंडरस्टूड, फेजेस थोड़ा सा समझ में आया, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये रेगुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि इसके बाद ये आएगा ऐसा। तो साथ के साथ प्रेडिक्टेबल नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे प्रेडिक्टेबल नहीं था कि नेगेटिव में चला जाएगा। डिक्रीज तो होता है बट नेगेटिव में जाना वो नहीं प्रेडिक्टेबल था। रिपीटेटिव भी उतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक साल में ये ऊपर से नीचे गया तो फिर अगेन ये नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स में ये होगा, ये 2 साल में हो सकता है आगे जाकर। तो सेम रिपीटेशन जो है उस तरीके से नहीं होती है, तो दैट इज वाई वी कैन से ये रैंडम है, और सारे इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। और इस चीज़ को हम परवेसिव कहते हैं, यानी कि एक इंडस्ट्री में अगर फॉर एग्जांपल एक आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो गया, तो इंडस्ट्रीज जो है, फैक्ट्रीज है, वो अच्छे से नहीं चल पाएंगे, एंड आपके घर के पास का जो दुकान है वहां पर भी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कम मिलेंगे आपको, बिकॉज प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा ढंग से। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, इट अकर्स इन ऑल द इंडस्ट्रीज, एंड ये परवेसिव है। अगर
इलेक्ट्रिसिटी में कमी, ऑयल की कमी, पेट्रोल की कमी होगी तो इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगे, इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगे तो प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो इट इज़ परवेसिव, इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। ये चीज़ हम आराम से इजीली देख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसे हम सिंक्रोनिक कहते हैं, सिंक में है, ये हुआ तो ये हुआ, अब ये हुआ, दैट्स कॉल्ड सिंक्रोनिक इन नेचर। अब इसी तरीके से ये फेजेस जो है बार बार रिपीट भी होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि फेजेस रिपीट होंगे, बूम होगा, फिर डिक्रीज होगा तो रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ऐसा होगा। और कोई भी फेज फॉर एवर के लिए हमेशा ही बूम इंक्रीज ही होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। दैट इज वी कैन कॉल इट रिकरिंग, ठीक है। सम अप करके हम कह सकते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट काफी एग्रेसिव है। जैसे कोविड के टाइम पे हमने कभी 6-7% से ज़्यादा जो है आज के डेट में जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं देखा है, बट कोविड के टाइम -23% तक डिक्रीज हो गया था हमारा जीडीपी। तो दिस द नेगेटिव मूवमेंट इज वेरी मच एग्रेसिव, ठीक है, नीचे जब जाता है तो ज़्यादा एग्रेसिव है, एंड रिकवरी एंड ऑल धीरे धीरे होता है। दैट इज वाई कैन से ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्री मतलब ये दोनों एक दूसरे को अगर आप ओवरलैप करोगे, नीचे जो गया ऊपर जो है, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देने चाहिए, पूरी तरीके से कवर अप कर देने चाहिए। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो छोटा है बड़ा है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ गया था अक्टूबर 2023 में। ट्राई टू आंसर इट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल, यहाँ पे पूछा हुआ है। ये नॉन परवेसिव लिखा हुआ है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो परवेसिव नेचर है ना, परवेसिव स्प्रेड होता है। इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, इंडस्ट्रीज वर्क नहीं होगा, प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे आपके घर के दुकान में। यस, सिंक्रोनिक, रिकरिंग एंड वेव लाइक मूवमेंट है कि नहीं, हमने देखा ना वेव। यस, वेव लाइक मूवमेंट तो है, दैट इज इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द ग्राफ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आप बूम फेज देख सकते हैं जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एंड सबसे हाईएस्ट पॉइंट इज पीक, एंड यहाँ रिसेशन डिक्रीज हो रहा है, देन इट गोज इनटू डिप्रेशन, सबसे लीस्ट पॉइंट ट्रफ है, देन इट रिकवर्स, एंड ये रिपीट हो रहा है फिर से बूम फेज, ठीक है। तो ये जीडीपी के बारे में बता रहा है, एंड टाइम के बेसिस पर किस तरीके से वेरी हो रहा है, दैट वी हैव सीन, राइट। तो ये चारों फेजेस, अब ये चारों फेजेस को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है बूम फेज। अब ये बूम फेज को हम सेलर्स मार्केट भी कहते हैं, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत हाई डिमांड होता है, राइट। तो जो मार्केट उसमें प्रोडक्ट का बहुत हाई डिमांड होता है बूम फेज में। जैसे कोविड के बाद का टाइम इमेजिन करिए, जो अब खतरा नहीं है, ऐसा आपको पता चल गया, तो एवरीबडी वाज इन द मार्केट कि मुझे ये चाहिए, वो खरीदना है, ऐसे करके बहुत हाई डिमांड था। तो ऐसे बूम फेज में बाकी चीजें किस तरीके से होती हैं, लेट अस हैव अ लुक, ठीक है। डिमांड बहुत हाई है 100 प्रोडक्ट्स का, तो क्या प्रोडक्शन 50 प्रोडक्ट्स का ही होगा? नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज किया जाएगा, 100 प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, और डिमांड हमेशा सप्लाई से आगे ही रहता है। 100 बना दिए तो वो 200 का डिमांड हो गया, तो डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दैट इज कॉल्ड द बूम फेज। अब इस बूम फेज में चीजों के प्राइसेस भी इंक्रीज होते रहते हैं, सो इन्फ्लेशन है, प्रॉफिट्स भी बहुत हाई मिल रहे हैं, एंड साथ के साथ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जो लोन दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेना चाहते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लोन लिया जा रहा है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया बैंक ने, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो गया, बिकॉज यू नीड टू मेक मोर प्रोडक्ट्स। दैट इज वाई आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाई एंड अच्छे वेजेस पे रख लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, उन सभी का कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, तो इन्होंने भी कॉस्ट इंक्रीज कर दिया है। बट एक पर्सन है जिसको इस सारे चीज में नुकसान होता है, दिस इज अ वन ग्रुप ऑफ पीपल जिनके वजह से हमारा जो फेज है वो एक फेज से दूसरे फेज में इकोनॉमी जाता है, एंड दैट इज द सैलरीड एम्प्लॉयज। तो सब चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सब कुछ, सैलरी इंक्रीज हो रही है क्या हमारी? नहीं हो रही, राइट। डीएनएस अलाउंस थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, बाकी तो नहीं हो रही। अगर इन्फ्लेशन होगा तो करेंगे, वरना तो नहीं। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया तो आपका डीएनएस अलाउंस भी नहीं मिल रहा, तो सैलरी में नील इंक्रीज, बाकी सबको प्रॉफिट हो रहा है, आपको एज अ सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो रहा है। तो आपके लिए ये फेज काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज सारी चीजें बहुत महंगी है, आप जो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो बहुत महंगे हैं, ज्यादा से ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होगी, सेविंग्स एंड कैपिटल आपका कम हो जाएगा, हाई डिजायर फॉर लिक्विडिटी, ज्यादा मनी रिक्वायर्ड होगा, एंड सो आप अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर देंगे। जहां 100 प्रोडक्ट्स आप बाय कर रहे होते हैं, यू विल बाय ओनली 50 प्रोडक्ट्स, बिकॉज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इंक्रीज्ड, isn't it? तो कंजम्पशन डिक्रीजेस। अब इसके वजह से क्या इफेक्ट होगा, जो ग्रोथ है, जो डिमांड है, वो डिक्रीज होगा, isn't it? एंड इट विल हेल्प, इट विल मूव द इकोनॉमी इनटू द नेक्स्ट फेज, ठीक है। अब ये पहला जो बूम फेज हमने देखा, जिसे हम क्या कहते हैं, सेलर्स मार्केट, बिकॉज सेलर खुद ही अपना प्राइसेस सेट कर सकता है, बिकॉज उसके हाथ में सब कुछ। अब देखिए मई 2023 का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बूम फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, एक्सीलरेटेड प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन डिमांड होता है, डिमांड पीक्स टू लेवल जो कि आउटपुट से काफी ज्यादा है, इकोनॉमी काफी हीटअप हो जाता है, डिमांड सप्लाई का लैग जो है काफी अपेरेंट है, यानी कि डिमांड अगर आपका 200 प्रोडक्ट्स का है, सप्लाई ओनली 100 प्रोडक्ट्स का है, तो दिस गैप इज वेरी अपेरेंट 100 प्रोडक्ट्स का, राइट।
तो इस तरीके से। अब इसके आगे अगर हम देखिए तीनों पॉइंट्स बूम फेज से रिलेट कर रहे हैं एंड आर दे राइट और नॉट, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक। तो आप बताइए सही है कि नहीं। एक्सिलरेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड तो इंक्रीज हो रहा है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जा रहा है, यस। सप्लाई डिमांड का गैप हमें देखने को मिल रहा है, यस एब्सोल्युटली। तो ऑल द थ्री आर करेक्ट, तो C1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर हमने बूम फेज को देख लिया। अब आगे क्या आएगा, जैसे ही वो सैलरीड एम्प्लॉइज का कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है तो रिसेशन फेज विल स्टार्ट सेटिंग इन। तो पीक आ गया, अब रिसेशन आएगा। रिसेशन में अब क्या होता है, लेट अस हैव अ लुक। अब रिसेशन क्राइसिस शुरुआत हो रही है क्राइसिस की, अगर नेगेटिव में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्राइसिस इज स्टार्टिंग। फास्ट ड्रॉप इन डिमांड, ठीक है, बट यहाँ देखिए पूरा नेगेटिव में गया नहीं है, वी कैन स्टिल हैंडल द सिचुएशन। ओके, डिमांड जो है फास्ट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। सप्लाई में ड्रॉप स्लो है बिकॉज अब डिमांड कम हो गई, ये चीज जो सप्लायर्स है उन्हें इमीडिएटली पता नहीं चलता, वो अभी भी प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, बट प्रोडक्शन 200 प्रोडक्ट्स का हो गया बट डिमांड ओनली 100 प्रोडक्ट्स का है, तो देयर इज अ गैप स्टिल। ठीक है, अब ये डिमांड जो सप्लाई से कम है, इन्फ्लेशन बहुत कम है, प्रॉफिट्स नॉर्मल हो गए हैं, और इन्वेस्टमेंट भी कम कर दिया आपने बिकॉज लोग खरीद ही नहीं रहे। इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया बिकॉज लोग लोन्स ले ही नहीं रहे फॉर इन्वेस्टमेंट। अब वेजेस कम हो गए तो लोग अब छोड़ रहे हैं, मुझे नहीं करना ये जॉब, जा रहे हैं वो, अनएम्प्लॉयमेंट। अब कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो रहा है बिकॉज लोग पैसे देने के लिए रेडी ही नहीं है, देयर इज नो डिमांड, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो रॉ मटेरियल्स उनका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। सैलरीड एम्प्लॉयज बहुत ही चतुर चालाक है यहाँ पर, ठीक है। तो 1000 रुपीज का सामान मिल रहा था बूम फेज में, अब वो 500 पे आया। ये कह रहे हैं कि अब और डिक्रीज होने दो इसको, और डिक्रीज होगा मुझे पता है, तो वी विल पोस्टपोन आवर कंजम्पशन फर्दर। वो कंजम्पशन अभी नहीं कर रहे हैं, सेम जो कंजम्पशन बूम फेज में था वैसे ही कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट डूइंग द कंजम्पशन। ठीक है, अब इससे क्या है, डिमांड और फर्दर डिक्रीज होगा। एक ही चीज इंक्रीज होती है, वो है बैंक का डिफॉल्ट, एनपीए इंक्रीज होता है। अभी भी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है एंड कंजम्पशन और भी डिक्रीज होता जाता है बिकॉज सैलरीड एम्प्लॉयज ने क्या किया यहाँ पर, कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया। तो मेजर चंक जो पीपल है वो सैलरीड एम्प्लॉयज ही हैं एंड दिस इज अ क्राइसिस फेज। ठीक है, तो वी हैव सीन द सेकंड पार्ट एंड इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है जून 2024 में। प्लीज ट्राई टू आंसर विच अमंग द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल जनरली अकर इमीडिएटली आफ्टर बूम फेज। बूम फेज के बाद क्या आता है generally? Yes, what is the right answer? Yes, absolutely, recession phase A is the right answer. ओके तो हमने बूम देख लिया, रिसेशन देख लिया। अब और सैलरीड एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, और भी अपना कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो कहाँ चला जाएगा ये, डिप्रेशन में। सो दैट लेट अस हैव अ लुक एट दिस। तो डिप्रेशन फेज में अब ग्राउंड ब्रेक हो चुका है, अब ये नेगेटिव में जा चुका है। फास्ट ड्रॉप इन डिमांड एंड सप्लाई में भी ड्रॉप हो जाता है। प्रोड्यूसर भी कहता है कि अब तो कोई खरीद नहीं रहा, कम करो, ठीक है, प्रोडक्शन कम करो। डिमांड बहुत ही कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। इन्फ्लेशन प्रॉफिट्स बिलो नॉर्मल चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड लोन पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम हो गए, और लोगों को अब निकाला जाता है। पहले रिसेशन फेज में दे वर लिविंग द जॉब बिकॉज ऑब्वियसली सैलरीज कम है या फिर थोड़ा बहुत फायरिंग चल रहा था, बट यहाँ पर डेलिबरेटली निकाला जाता है कि भाई हमारे पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लीज यू कैन लीव। तो फायरिंग चल जाती है यहाँ पे, इन अंडर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर होता है। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाते हैं एंड सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं वो स्लोली कंज्यूम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे दे स्टार्ट कंज्यूमिंग, धीरे धीरे वो कहते हैं कि वी हैव टू गेट दिस पर्टिकुलर। अब क्या हो गया 1000 से 500 पे आ गया एंड 500 से ये 100 पे चला गया। ओके तो ये जब 100 पे चला जाता है दैट मीन्स ये स्लोली स्टार्ट कंज्यूमिंग। अब कह रहे हैं कि अब इससे नीचे तो नहीं जाएगा, प्राइसेस विल स्टार्ट कंज्यूमिंग। तो ऐसे में क्या होगा, द डिमांड अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज, इजंट इट, एंड सीड्स ऑफ रिकवरी यहाँ पर ले डाउन कर दिया गया। हाई डिजायर फॉर लिक्विडिटी एंड इनकम जो है वो रिड्यूस्ड है। कंजम्पशन जो है काफी हाई है बिकॉज सैलरीड एम्प्लॉयज अब कंज्यूम करने लगे हैं, तो दैट इज द थिंग। एंड दिस ड्रॉप इन द डिमांड जो है वो रुक जाता है एंड डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। दिस इज द रॉक बॉटम हिट एंड यहाँ से चीजें वापस जो है रिकवरी पे जाएंगी, ऊपर जाएंगी, राइट। तो हियर वी हैव सीन बूम फेज, रिसेशन नेगेटिव में चला गया एंड लीस्ट पॉइंट आ गया। अब यहाँ से क्या, सैलरीड एम्प्लॉय स्टार्टेड कंज्यूमिंग, तो रिकवरी शुरू हो जाता है, लाइक इट हैपेंड आफ्टर द कोविड। सो लेट अस हैव अ लुक एट द रिकवरी फेज। ओके, रिकवरी फेज में अब धीरे धीरे यहाँ से ये पॉजिटिव में जाना शुरू कर देता है। स्लोली जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है बिकॉज अब सैलरीड एम्प्लॉयज कंज्यूम करने लगे हैं। डिमांड इक्वल या थोड़ा सा हाई हो जाता है कंपैरिजन टू सप्लाई। प्राइसेस अब बढ़ने लगते हैं, प्रॉफिट्स होने लगते हैं, बट इंटरेस्ट रेट्स अब लीस्ट हैं। बैंक्स कह रहे कि भाई लोन कोई ले ही नहीं रहा, चलो सबसे कम इंटरेस्ट रेट्स रख देते, कोई तो ले लो लोन, ठीक है। तो दैट देन वेजेस अब
लो वेजेस पे भी लोग काम करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज पिछले फेज में, डिप्रेशन फेज, रिसेशन फेज में उन्होंने देखा कि छोड़ने का क्या नतीजा है, बहुत ही खराब। तो इस वजह से दे वर्क एट वेरी लो वेजेस ऑल्सो। फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन का कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है, सैलरीड एम्प्लॉयज अब कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब कंज्यूम कर रहे हैं तो ऐसे केस में वो देख रहे हैं कि 100 से 200 हो रहा है, अरे ये 500 ना हो जाए तब तक फटाफट से खरीद लेते हैं ये सब कुछ। तो मोर एंड मोर कंजम्पशन करते हैं एंड द डिमांड कीप्स इंक्रीजिंग, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है एंड हायर कंजम्पशन होता है एंड धीरे धीरे आगे रिकवरी फेज से ये वापस से बूम फेज में जाने लगता है। ओके, सो दैट इज आवर बिजनेस साइकिल एंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होता है ईच फेज में वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ देखिए अक्टूबर 2023 का एक क्वेश्चन, बिजनेस साइकिल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्जर्व्ड, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा फेज है। एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, कंपैरेटिवली लोअर इन्फ्लेशन है एंड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज बिगिन टू क्लोज, अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट इज राइजिंग रैपिडली। तो ये काफी एक्सट्रीम सिचुएशंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो एक्सट्रीम सिचुएशंस आर इन द depression phase, so B is the right answer over here, isn't it? I hope that is clear. Now we are moving into monetary and fiscal policy. तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, इनके जो एम्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहला इन्फ्लेशन को हैंडल करना, यानी कि प्राइस राइज एंड प्राइस स्टेबिलिटी को देखना, ठीक है, चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो रहे हो, बहुत वॉलेटाइल ना हो, स्टेबल रहें। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, एंड इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब तो है ही है, ठीक है, इनको भी हैंडल करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम है इन्फ्लेशन सही, फर्स्ट जो प्रेफरेंस है, फर्स्ट गोल है, दैट इज इन्फ्लेशन सही लेवल पे हो। बट फिस्कल पॉलिसी विच इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन चीज़ों को पहले देखना, एंड इन्फ्लेशन उसका सेकेंड प्रेफरेंस है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस जो गोल है दैट इज इन्फ्लेशन, एंड सेकंड प्रेफरेंस पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड ये सारी चीजें हैं। बट फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस गोल इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब है एंड सेकंड प्रेफरेंस पे इन्फ्लेशन है। क्लियर है? ये दोनों के गोल्स है बट प्रेफरेंस अलग है। आर यू गेटिंग इट? दैट। तो अब पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? टू टारगेट द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह का इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इंडिया में चल रहा है। तो प्राइस को स्टेबल रखना ये मेन मैंडेट है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को ये मैंडेट यानी कि ये ड्यूटी दिया गया कि स्टेबल रहे प्राइस। 2016 में इसमें चेंजेस किए गए कि मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरीके से आपको संभालना है, और एवरी 5 ईयर्स में ये गोल, एक टारगेट, सेट ऑफ टारगेट जो है सेट करते हैं, एंड उस रेंज के अंदर हमारा जो इन्फ्लेशन है या नहीं ये चीज़ देखी जाती है। तो जो भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो टारगेट करना है, जो पर्टिकुलर कंज्यूमर ये इन्फ्लेशन रेट टारगेट करना है, वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने सीपीआई इंक्रीज का रेट देखा था, है ना, तो दैट रेट इज टारगेटेड। तो जनरली अभी का अगर हम देखें तो 4% सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट है, हमने कैलकुलेट किया था ना उसमें पिछले सेशन में, तो 4.09% आया था। तो दैट इज ऑलमोस्ट फाइन, ठीक है, टारगेटेड रेट पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो 4% इज द टारगेट। अब एग्जैक्टली 4% तो रहेगा नहीं हमेशा, तो +or -2% इज अलाउड। तो 2 to 6% का रेंज में अगर इन्फ्लेशन रहे, सो दैट इज समथिंग विच इज अलाउड। तो ये जो टारगेट है ये सेट किया जाता है, एंड इस रेंज में इस इन्फ्लेशन को रखने का पूरा देखा जाता है। और एवरी 5 ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ आरबीआई एक्चुअली टारगेट्स दिस थिंग, ठीक है। तो आरबीआई कंसल्ट करती है, इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है एवरी 5 ईयर्स में, इस चीज़ को जो है वेरी किया जाता है, चेंज किया जाता है। अभी 2021 से 2026 तक एक टारगेट सेट किया गया है, एंड दैट इज 4% पे ये इन्फ्लेशन सीपीआई का कंबाइंड जो इन्फ्लेशन रेट है वो होना चाहिए, 2 to 6% का रेंज अलाउ किया गया है। क्लियर है ना? तो दिस एक्चुअली सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आरबीआई को कंसल्ट किया जाता है इस चीज में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टारगेट सेट करता है, कंसल्टेशन आरबीआई से लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि कौन सेट करता है, कौन कंसल्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट्स द रेट एंड कंसल्ट्स आरबीआई, आरबीआई को कंसल्ट किया जाता है। तो मेन रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है।
एंड प्रेजेंट इन्फ्लेशन रेट मैंने आपको बता दिया 4% प्लस और माइनस 2%। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा ये पूरा जो मॉनेटरी पॉलिसी है यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करते हुए क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए ये कमिटी डिसाइड करती है। और इस कमिटी में देर आर बोथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 6 मेंबर्स एक्चुअली होते हैं इस कमिटी में, और ये कमिटी जो डिफरेंट सेट ऑफ डिसीजंस लेती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसीजंस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके कुछ की फैक्ट्स हम समझते हैं कि कितने मेंबर्स है। 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें से 3 मेंबर्स आर फ्रॉम आरबीआई, 3 मेंबर्स आर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज एक्चुअली आरबीआई गवर्नर, जिसके पास एक कास्टिंग वोट होता है। ये 6 मेंबर्स में से लेट्स से 3 मेंबर्स ने येस बोला, 3 मेंबर्स ने नो बोला, तो ऐसे केस में फाइनल डिसीजन कौन लेगा? आरबीआई का जो गवर्नर है, ही विल बी टेकिंग द फाइनल डिसीजन। तो दैट इज द थिंग। अब यहाँ इंचार्ज कौन है? आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर। ये सारी चीजों को देखने वाला जो पर्सन है दैट इज द आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। ओके, तो ये यहाँ पर साथ के साथ एक और वन मोर डायरेक्टर यहाँ पर आरबीआई में होता है। तो टोटल कितने हो गए? 3 पीपल यहाँ पर हो गए, राइट। तो हेड सबसे ऊपर हमारे आरबीआई गवर्नर है जो इस कमिटी के हेड है। देन देर इज आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर जो इस कमिटी के इंचार्ज है। एंड वन मोर डायरेक्टर होता है, 3 पीपल फ्रॉम आरबीआई एंड अदर 3 पीपल आर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उन्हें नॉमिनेट करती है। सबसे पहली बार 29 सितंबर 2016 में ये कमेटी फॉर्म हुई थी। एंड ये कमेटी के जो भी डिसीजन है वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं, एवरी 2 मंथ्स में ये बैठते हैं। एक्चुअली मैंडेट है कि एवरी 3 मंथ्स में वो बैठे, क्वार्टरली 4 टाइम्स अ ईयर, बट ये 6 टाइम्स अ ईयर बैठते हैं सो दैट और बेटर तरीके से हमारे इन्फ्लेशन को ये मैनेज कर पाए, चीज़ों को मैनेज कर पाए। तो ये जो कमेटी बैठती है इसका डिसीजन लेने का जो थोड़ा टाइम पीरियड होता है, एंड वो टाइम पीरियड के 7 डेज बिफोर एंड 7 डेज आफ्टर जो है मीडिया या किसी रिपोर्टिंग में कोई चीज़ इंटरनल चीज़ जो भी डिसाइड किया गया है वो बताया नहीं जाता। सो दैट इज कॉल्ड द साइलेंट पीरियड। ठीक है, 7 डेज बिफोर एंड आफ्टर द वोटिंग। ओके, ये मीडिया ऑफकोर्स दे विल टॉक बट दे विल नॉट टेल अबाउट व्हाट द डिसीजंस आर बीइंग टेकन, या क्या डिसीजंस लिए गए उसके बारे में नहीं बताते। इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को टारगेट के अंदर रखने के लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिसे हम रिजर्व रेशियोस, इंटरेस्ट रेशियोस या ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। तो इनमें से कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर ये कमिटी अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, अचीव नहीं कर पा रही है, तो अकाउंटेबल कैसे होगा? तो अकाउंटेबिलिटी सेक्शन 45 ZN ऑफ आरबीआई एक्ट में इससे रिलेटेड दिया हुआ है। इट में ऑल्सो टेल यू कि ये कमिटी जो हमारी आरबीआई एक्ट है इसमें इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 45 ZB में। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि ये कमेटी को फॉर्म किया जा सकता है। एंड ZN में दिया हुआ है कि कैसे अकाउंटेबल होगा। अगर आरबीआई अपना टारगेट रीच नहीं कर रही है तो क्या करना होगा, क्या स्टेप्स लेने हैं, दैट इज गिवन। रीजंस बताने, मेजर्स क्या आगे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कब तक अचीव किया जाएगा, उसका पूरा लेखा जोखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई को देना पड़ेगा। These are the 6 people and इनसे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मीट्स एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर बट जनरली 6 टाइम्स ए ईयर ये मीट करते हैं एवरी 2 मंथ्स में। अभी का ये ट्रेंड है। कोरम इज 4 मेंबर्स, यानी कि 4 लोग होंगे, लेट्स से 2 बीमार हैं तो उन 4 पीपल भी होंगे तो वी कैन डू दिस पर्टिकुलर मीटिंग। ईच मेंबर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है उसके पास एक वोट होता है, सिंगल वोट होता है। एंड यहाँ ये जो सिंगल वोट है उसको यूटिलाइज करके वो अपना डिसीजन रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब कब ये कमेटी फेल हो गई कह सकते हैं, हमने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात की ना, तो व्हेन कैन वी से दिस कमेटी हैज फेल्ड? व्हेन 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 to 6% से बाहर है। लेट अस से 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स के लिए अगर हमारा जो कंटिन्यूसली 9 मंथ्स के लिए हमारा इंटरेस्ट CPI जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% है, 3 to 6% के ब्रैकेट से बाहर, तो ऐसे केस में फेल कहा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फेल हो गई है। तो और इससे रिलेटेड रूल्स एंड नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्दर बनाए हैं कि और क्या हो सकते हैं। जून 2024 का क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, हमेशा एग्जाम में देख लीजिए, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड तो यहाँ पे दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अंडर सेक्शन 45 ZB आरबीआई एक्ट के तहत उसे एस्टैब्लिश किया जाता है। गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरपर्सन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, डेप्यूटी गवर्नर इंचार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों तो सही है। एंड ये सेक्शन सही है क्या? यस, ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पे सही हैं। सेक्शन 45 ZN में आपको अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड, यानी कि अगर
फेल होती है कमेटी तो क्या किया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको स्टेप्स एंड जो प्रोविजन से देखने को मिलेंगे। सो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्या क्या टूल्स है, रिजर्व रेशियो इज द फर्स्ट वन। इसमें आपको पता होगा जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ठीक है, तो जिनका भी नाम आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है, दे ऑल हैव टू मेंटेन सम रिजर्व्स एंड दो जो रिजर्व है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, सीआरआर एंड एसएलआर, ये उन्हें मेंटेन करना होता है। अब सीआरआर इज टोटल इन द कैश फॉर्म एंड एसएलआर इज टोटल इन द फॉर्म ऑफ कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गोल्ड, है ना, तीन चीजें यहाँ पर होती हैं। और सीआरआर, ये सारे रिजर्व्स, अब रिजर्व मेंटेन करने का क्या मतलब है एंड इससे किस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा रहा है वो हम देख लेते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होगा। तो रिजर्व, अगर एक बैंक है उसके पास अगर 100 रुपीज़ पैसे आ रहे हैं डिपॉजिट में, तो सारा का सारा पैसा वो यूज़ नहीं कर सकता टू गिव द लोन। इट विल यूज़ 20 रुपीज़ बट रिमेनिंग सॉरी इट विल यूज़ 80 रुपीज़ बट रिमेनिंग 20 रुपीज़ उसको रिजर्व में रखना पड़ेगा। और ये रिजर्व कितना रखना पड़ेगा कौन बताता है? आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चीज़ बताती है। तो ये 20 रुपीज़ जो है ये जो रिजर्व में रखा जा रहा है, इससे ये कंट्रोल किया जा रहा है कि हमारे इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होगा। जितना ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा, लोगों के हाथ में उतने ज़्यादा पैसे होंगे, पीपल विल हैव मोर मनी इन देयर हैंड एंड दे विल स्पेंड मोर, द इन्फ्लेशन विल बी मोर, ठीक है। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रिजर्व रेशियो क्या करना है? इंक्रीज कर देना है, ठीक है। लेट्स से वी मेक इट 30%, तो इकोनॉमी में कितना जाएगा? 70 रुपीज़ खाली जाएगा। तो ऐसे केस में लेस मनी इज गोइंग इनटू द इकोनॉमी, पीपल के हाथ में पैसे कम होंगे, ज़्यादा वो देना ही नहीं चाहेंगे, मेरे पास इतने ही है मैं इतने ही दूंगा, तो प्राइसेस विल ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। तो दैट इज व्हाट इज द रिजर्व रेशियो का खेल। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस अगर हम देखें तो सीआरआर जो है ये आपको कैश के फॉर्म में देखने को मिलेगा, शेड्यूल्ड बैंक्स मेंटेन करते हैं और ये सारा पैसा सीआरआर का आरबीआई के पास रख देते हैं, अपने पास नहीं, आरबीआई के पास, ठीक है। ओनली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अपने पास मेंटेन करते हैं, एक छोटा सा उनको जो है ऑफर दिया गया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारे शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई के पास रखते हैं। एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये तीन कंपोनेंट्स उसमें हैं, शेड्यूल्ड बैंक, स्टेट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, ये सब अपने पास ही इस पैसे को रखते हैं। ये 1950 में लाया गया था एंड यहाँ पर हम इसका पर्पस देख सकते हैं, ये 1949 में आया था, बिकॉज ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखने को मिलेंगे और ये जो है सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट में आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई एक्ट बड़ा भाई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट छोटा भाई, छोटा नंबर 24, बड़ा नंबर 42, ठीक है। तो पर्पस है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, बैंक की लिक्विडिटी को मेंटेन करना, यानी कि इकोनॉमी में कितना मनी जा रहा है हमने देखा था ना, वो हम सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। बैंक के पास कितना रिजर्व मनी, रिजर्व आप पैसे रखते क्यों हैं? ताकि किसी रिक्वायर्ड टाइम में उसे यूटिलाइज किया जा सके, दैट इज कॉल्ड बैंक लिक्विडिटी। एंड क्रेडिट कंट्रोल इस कितना लोन दे रहे नहीं दे रहे, उस पर भी कंट्रोल होता है। और ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक परसेंटेज है, पहले इसे भी लिमिट किया जाता था कि 3 to 20%, यानी कि बैंक के पास अगर 100 रुपीज़ आए डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विच आर द डिपॉजिट्स इन टोटल वी कैन से, तो उसका 3 to 20% सीआरआर हो सकता है, ठीक है, ऐसा था। अब ये कोई लिमिट, लोअर अपर लिमिट नहीं है। ऐसी एसएलआर 25 to 40% का लिमिट था, ठीक है। अब ये लोअर लिमिट हटा दिया गया, अपर लिमिट है कि 40% से ऊपर नहीं, लोअर लिमिट हटा दिया गया, तो 18% के आसपास रहता है। अब ये मैंडेट किस में है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और सीआरआर अगर आप आरबीआई के पास रख रहे हो, आप लेट से 100 रुपये भी किसी के पास रख रहे हो, तो यू विल टेक द इंटरेस्ट, बट ये पैसे अगर हम आरबीआई के पास रख रहे हैं, आरबीआई गेटिंग द इंटरेस्ट? द आंसर इज नो, वी आर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट, ठीक है। एसएलआर पैसे अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो आर वी गेटिंग एनी इंटरेस्ट? तो एसएलआर में क्या क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी है जिसका इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, एंड गोल्ड का कॉस्ट जो इंक्रीज होता रहता है, तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट तो हो रहा है एसएलआर रखने पे, बट सीआरआर पे कुछ नहीं हो रहा, राइट। तो अगर हम इंक्रीज करेंगे सीआरआर या एसएलआर तो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने देखा था ना कि 20 से अगर हम 30 कर देंगे तो इकॉनमी में 80 से 70 रुपीज़ जा रहा है, तो ऐसे केस में वी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। एंड डिक्रीज करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करेगा। अगर हमने इसको डिक्रीज कर दिया, 10 कर दिया, तो इकोनॉमी में कितना? 90 इज गोइंग, तो इन दैट केस वी कैन से कि यस 90 रुपीज़ इकोनॉमी में जा रहा है, तो ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, तो ज़्यादा स्पेंडिंग हो रहा है, एंड उससे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, राइट।
अब अक्टूबर 2023 का ये क्वेश्चन, प्रोविजंस रिलेटेड टू एसएलआर आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यू विल सी देम इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, ये तो पहला टूल हो गया कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्या कुछ और भी है? यस, इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट रेट्स किस चीज़ के हैं? अगर बैंक है लेट्स से, उसे अगर लोन चाहिए आरबीआई से, तो क्या बैंक को मिल सकता है? यस, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को मिल सकता है। तो वो किस तरीके से ले सकता है? जो भी लोन है वो नॉर्मली अगर बैंक ले रहा है, लेट्स से 1 करोड़ का लेना है, तो ले रहा है तो रेपो रेट के थ्रू ये दिया जाता है। रेपो रेट क्या है? बैंक ने लोन लिया एंड कोलेटरल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती है। ठीक है, जब ये रिटर्न लोन का पैसा इंटरेस्ट के साथ करता है तो इट विल गेट बैक द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज रीपर्चेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज व्हाट्स कॉल्ड इन शॉर्ट रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट लेट से 6% है। ठीक है, अब 1 करोड़ ने 2 करोड़ चाहिए, तो 2 करोड़ 1 करोड़ का लिमिट है, अब इससे ज़्यादा चाहिए और एक्स्ट्रा चाहिए तो यू हैव टू गो फॉर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा, लेट्स से 6.25%। ठीक है, तो इससे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा बिकॉज पेनल्टी लिया जा रहा है कि आप एक्स्ट्रा मनी जो है बोरो कर रहे हो। तो एक डिसइंसेंटिवाइजेशन रहेगा यहाँ पर कि एक्स्ट्रा मनी नहीं लेना है और ये सिचुएशन में हमें जाना ही नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर इंश्योर करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा जाता है, सेकंड विंडो जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब लेट्स से बैंक अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखना चाहता है, तो ऐसे केस में इट विल गिव द मनी टू आरबीआई एंड इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसे, इस प्रोसेस को, इस पूरे विंडो को हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो इससे थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, लेट्स से 5.5% ऐसा, राइट। और एचडीएफ में कोई कोलेटरल नहीं होता, आप आरबीआई के पास पैसे रख रहे हो तो आरबीआई को कुछ कोलेटरल देने की जरूरत है क्या? आरबीआई नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा पहले एक और इंस्ट्रूमेंट था जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में हाँ आरबीआई को लेटरल रखता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिवर्स ऑफ रेपो जो चलता है रिवर्स में, वही रेपो में जो चलता है वही रिवर्स में यहाँ पर, कि पैसे बैंक ने आरबीआई के पास रखे एंड आरबीआई कीप्स सम कोलेटरल, ओके, उसके सामने, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट काफ़ी कम होता है, 3.25 इन चीज़ों से कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। ओके, तो दैट इज द थिंग। अब कोलेटरल आपको नहीं चाहिए तो इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलेगा एज अ बैंक, चाहिए कोलेटरल तो इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, तो ये भी प्रमोट नहीं किया जा रहा रिवर्स रेपो रेट एंड इन दैट वे इट इज डन। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज विंडो का पार्ट है। ठीक है, बैंक को जो अपना लिक्विडिटी मनी को एडजस्ट करने के लिए एक विंडो ऑफ डिफरेंट थिंग्स मिला है उसका पार्ट है। ओके, तो दैट इज द थिंग। अब एमएसएफ इन जो इंटरेस्ट रेट्स, आई होप ये क्लियर है। रेपो रेट बेसिक बोरोइंग है एंड एक्स्ट्रा बोरोइंग एमएसएफ पीनल रेट इसे कहा जाता है। एचडीएफ इज कीपिंग एक्सेस मनी विद द बैंक एंड रिवर्स रेपो रेट इज ऑल्सो सेम थिंग, बट इसमें कोलेटरल होता है। ये सब में भी कोलेटरल है रिवर्स रेपो रेट में, एचडीएफ में कोई कोलेटरल नहीं होता है बिकॉज आरबीआई को कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। तो एमएसएफ में एडिशनल बोरोइंग किया जाता है और इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखे जाते हैं एज अ कोलेटरल वो एसएलआर वाले हैं। एसएलआर में हमने देखा था ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो वाले रखे जाते हैं। ये पीनल रेट है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से और ये रेट हमेशा रेपो से ज़्यादा होता है विच वी हैव ऑलरेडी सीन। लास्ट रिसोर्ट होता है बोरो करने के लिए आरबीआई से। और रेपो इज रीपर्चेसिंग रेट एंड जो बैंक है वो लोन लेता है तो लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है, यानी कि पैसे यहाँ पर आ रहे हैं एंड यहाँ से फिर बैंक फर्दर लोन्स देगा ताकि प्रॉफिट कमा के पेमेंट बैक किया जा सके। तो हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं मनी सप्लाई को ये कंट्रोल कर रहा है। अगर रेपो रेट हमने बढ़ा दिया तो बैंक का लोन लेने का यानी कि पैसे जो बैंक लोन ले रहे हो वो भी कम हो जाएगा बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई, तो इकोनॉमी में भी मनी कम हो जाएगा। तो वी आर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो। इज दैट क्लियर? तो इंटरेस्ट रेट्स हो चाहे आपके रिजर्व रेशियोज, उनको इंक्रीज करने पे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। दैट इज द थिंग, दैट इज कॉल्ड द टूल्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हैं अगर रेपो रेट को हम जो है रिड्यूस कर रहे हैं या फिर लोन ले रहा है बैंक, तो लिक्विडिटी यानी कि मनी इकोनॉमी में जा रहा है थ्रू द बैंक। एंड ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम मेनली रेपो रेट वेरी करते हैं। मेन काम क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? रेपो रेट को चेंज करो, बिकॉज रेपो रेट चेंज हुआ तो एमएसएफ और ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा उसके हिसाब से। तो एक लीवर जैसा है, ये इंटरेस्ट रेट को चेंज किया बाकी सब इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं। बिकॉज आगे हम देखेंगे कि बैंक का भी इंटरेस्ट रेट एक्चुअली रेपो पे डिपेंडेंट है, रेपो प्लस लेट्स से 4% समथिंग लाइक दैट। इसे स्प्रेड
फेड कहते हैं। तो बैंक का इंटरेस्ट रेट रेपो रेट पे डिपेंडेंट होता है। तो ट्रांसमिट मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट का डिसीजन लिया जाता है एंड ये पूरा इकोनॉमी में हर एक इंटरेस्ट रेट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। दैट इज कॉल्ड द थिंग। बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स यहाँ पे बोरो करते हैं। प्राइमरी डीलर्स कौन है आगे हम डिस्कस करेंगे। एंड रेपो के तो ये इक्वल है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए है। एंड लेट मी टेल यू ये सारे जो बोरोइंग है वो ओवरनाइट है, यानी कि 1 डे का बोरोइंग के लिए, आज लिया कल वापस किया ऐसा, ठीक है। देन वी हैव द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी या एसडीएफ में क्या हमने कहा था कि बैंक्स अपना एक्सेस मनी वहाँ पे रखते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी सक इन करने के लिए, यानी कि बैंक से जो लिक्विड मनी है वो आरबीआई ले लेता है, सक कर लिया, ठीक है। बैंक्स पार्क एक्सेस मनी, ये ऑलवेज रेपो से कम होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए है। रिवर्स रेपो भी सेम थिंग है, बट देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस, ओवरनाइट या 1 डे का है। और ये अपर लिमिट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का, तो वो हम देखेंगे क्या है। यहाँ पे कोलेटरल क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। और रेपो रेट की अगर हम बात करें तो 1 डे का ऑप्शन तो दिया, और ज़्यादा चाहिए तो देन वी हैव टर्म रेपो, 7 डेज, 14 एंड 28 डेज का भी रेपो आप कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म रेपो, LTRO कहते हैं इसे, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ठीक है। तो 1 to 3 ईयर्स का यहाँ पर टाइम पीरियड होता है, ओके। और रेपो में क्या है, आरबीआई है, बैंक है, 2 पार्टीज। अब कई बार क्या होता है, बैंक 1 बैंक 2 भी आपस में रेपो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे केस में वी नीड समवन टू हेल्प, इसे हम ट्राई पार्टी एजेंट कहते हैं। तो ये 3 पार्टीज हो गए ना अब, तो दैट इज वे ट्राई पार्टी रेपो भी चलता है, जहाँ पे 3 पार्टीज हो गए। ये एजेंट के कुछ फंक्शंस हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एसडीएफ ओवरनाइट, इस ये फ्लोर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है एंड इसमें कोई कोलेटरल नहीं है। रिवर्स रेपो सेम थिंग है, बट ये इसमें कोलेटरल। अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रिवर्स रेपो आता है नहीं, ठीक है, ये 3 आते हैं। और इसमें मैंने कहा था ना रेपो रेट अगर 6 है, ये 6.25 है, तो ये 5.5 इस तरीके से होगा। तो बीच सेंटर में क्या आ रहा है इस फैसिलिटी के, रेपो। सबसे ऊपर अपर लिमिट क्या है, ये MSF, एंड फ्लोर सबसे कम इंटरेस्ट रेट कौन सा है, SDF, ओके। सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो 1998 में आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी लाया गया था, उसमें ये 3 चीजें, MSF, रेपो रेट, SDF, क्लियर है ना। अब ये क्वेश्चन आया था लोअर एंड अपर बैंड्स ऑफ LAF क्या है, तो लोअर सबसे नीचे क्या है SDF एंड सबसे अपर बैंड क्या है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, P। नाउ इसी से रिलेटेड एक है बैंक रेट। अगर आपको एडिशनल यानी कि 1 करोड़ आपने बोरो कर लिया, आपको 2 करोड़ और एक्स्ट्रा चाहिए, और वो भी लंबे टाइम पीरियड के लिए, 28 डेज के लिए, तो भाई इसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा पीनल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज द बैंक रेट। अब ये बैंक रेट में कोलेटरल जो रखा जाता है, तो वो बैंक के पास जो भी डिस्काउंटेड बिल्स हैं, यानी कि डिस्काउंटेड बिल्स क्या है, कोई सेलर है, इसको पैसे की ज़रूरत है, इसने अपने गुड्स बायर को भेज तो दिए, बिल जनरेट कर दिया, लेकिन वो पे नहीं कर रहा है इमीडिएटली, तो ये बिल लेके, अगर 100 रुपीज़ का बिल है, वो बैंक के पास जाता है कि थोड़ा पैसा दे दो मुझे, तो बैंक विल गिव 90 एंड ये बायर से वो फिर 100 रुपीज़ वसूलेगा, तो बैंक को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, इसको रेडी कैश मनी मिल गया, ही कैन डू हिज बिजनेस। थोड़ा सा लॉस हुआ बट ठीक है, मिल गया। दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। 100 पे 90 देना, जैसे आप गोल्ड लेके जाएंगे बैंक के पास, इट विल गिव यू लेसर अमाउंट ओनली ना, दैट इज कॉल्ड गोल्ड डिस्काउंटिंग। वैसे ये बिल डिस्काउंटिंग है, बिल देके डिस्काउंट। तो ये जो बिल्स इकट्ठे हुए हैं इस तरीके से सेलर्स के, तो उनको कोलेटरल पे रखा जाता है, ओके। दैट इज वे बैंक रेट को हम प्यार से डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया, व्हाट इज दिस डिस्काउंट रेट, और ये पीनल रेट है, और बैंक रेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू MSF, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा बोरोइंग है। MSF में 6.25% है, तो बैंक रेट भी 6.25 है। कौन बोरो करता है, बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से, मोर देन रेपो होता है हमेशा, MSF के इक्वल होता है, एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग 28 डेज का, राइट। तो दिस इज अबाउट बैंक रेट। अब आगे और भी कुछ पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। और देयर इज ऑल्सो ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पर आरबीआई डायरेक्टली इकोनॉमी में जाकर इन्वेस्टर्स से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई सेल करता है। अगर इकोनॉमी में हमें मनी बढ़ाना है, तो ऐसे केस में क्या करेगा, आरबीआई जाकर अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इन्वेस्टर्स को सेल कर देगा। तो ऐसे केस में दे विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉरी इट विल बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो जो आरबीआई के पास आरबीआई अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले जाकर अगर इकोनॉमी में देगा, तो ऐसे केस में उनके पास जो पैसे वो खींच लिए जाएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, इजंट इट। दिस पर्सन इन्वेस्टर हैज 100 रुपीज, ही हैज 100, ही हैज 100, ही हैज 100, तो आरबीआई ने उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किया। अब ये चारों आरबीआई के पास आ गए, तो 400 आरबीआई के पास आ गए, इकोनॉमी से मनी सक कर लिया गया है ना। तो जब सक किया जाता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, यानी कि व्हेनेवर आरबीआई हैज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इट विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और अगर आरबीआई
गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेगा, इट विल गिव 100 टू इन्वेस्टर 1 2 3 4। तो इकॉनमी में मनी हमने इंक्रीज किया, तो ये डिफ्लेशन यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अगर इकोनॉमी एकदम धीरे चल रही है, बिल्कुल प्राइस इंक्रीज नहीं है, दैट्स कॉल्ड डिफ्लेशन। तो ग्रोथ कैसे करेंगे, मनी और स्पेंड करके, तो वो स्पेंडिंग बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर आरबीआई कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर्स से डायरेक्टली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई सेल करना, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये जो बाई सेल करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, उसे मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो एमएसएस बॉन्ड्स कहते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स आरबीआई रिलीज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू गेट दिस मनी इन एंड आउट, ठीक है। तो ये, और ये कब किया गया था, डिमोनेटाइजेशन के टाइम, बहुत सारा पैसा था लोगों के पास, तो वो सक करना है ना, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके वो सारा पैसा लिया गया, बैंक से लिया गया। और कई बार स्टेरिलाइजेशन होता है, जहां पर क्या होता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ गया, उसे फिर रुपये में कन्वर्ट करके बहुत पैसा हमारी इकोनॉमी में फ्लोट करता है। आरबीआई ने एंटिसिपेट नहीं किया, बट बहुत पैसा इकोनॉमी में आ गया, तो वो पूरा अब्जॉर्ब करना होगा। कैसे करेंगे, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच बेच के सारा पैसा अब्जॉर्ब किया जाता है, दैट्स कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन टू स्टॉक दिस थिंग। एंड जो बैंक रेट टाइम पीरियड 28 डेज है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट नहीं है, कोलेटरल यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, विच हैव ऑलरेडी सीन। अब इसका समरी अगर हम देखें सारे टूल्स का, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब इंक्रीज करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। हॉक यानी कि अपने आंखों के से छोटा करके, ईगल का टाइप होता है, छोटा करके प्रे अपना जो शिकार है उसे देखता है, इजंट इट, तो रिड्यूसिंग, दैट इज हॉकिश, कॉन्ट्रैक्टिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है, आरबीआई अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, सेल करने पे जो पैसे सक हो जाते हैं। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, डविश, डव क्या करता है, अपने विंग्स को इस तरीके से, डव यानी कि जो पिजन का एक टाइप, ठीक है, डविश मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं इसे, जहां पर इंक्रीज किया जा रहा है, जो विंग्स इस तरीके से खोलकर अपना जो है उड़ान भरता है, तो इन दैट वे इकॉनमी भी उड़ान भरे, उसके लिए ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, डविश मॉनेटरी पॉलिसी। सीआरआर, एसएलआर, ये सब डिक्रीज करने पे ये होगा, जहां पर ज़्यादा मनी इकोनॉमी में जाएगा, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई जब बाय करेगा, इकोनॉमी में मनी जाता है। अब ये बैंक रेट को थोड़ा सा लगता है कि यार मैं रेपो रेट जितना फेमस क्यों नहीं हूँ, आरबीआई मुझे क्यों नहीं इस तरीके से घुमाता। तो बैंक रेट एक्चुअली क्यों फेमस नहीं है, बिकॉज इसका बैंक रेट पे कोई भी इंटरेस्ट रेट डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको कहा रेपो रेट प्लस समथिंग 4% ये आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा, बट वी आर नॉट सेइंग बैंक रेट प्लस समथिंग। तो बैंक इसीलिए फेमस नहीं, ऑटोमेटिकली लिंक्ड नहीं है। कमर्शियल बैंक से स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटी, बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, तो यहाँ वहाँ से बैंक्स को वैसे ही लोन मिल जाता है, बैंक रेट पे आरबीआई से लोन लेने का मतलब नहीं है। और ये बिल मार्केट उतना डेवलप्ड नहीं है इंडिया में, दैट इज वाई बैंक रेट इज नॉट सो फेमस, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट रेट क्या होता है ये पूछा गया था जून 2024 में, क्या आंसर है, यस, द करेक्ट आंसर इज सी, बैंक रेट, ओके। अब फाइनली हमने मॉनेटरी पॉलिसी देख लिया, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में दो ही चीजें, एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा इकोनॉमी में जा रहा है तो वो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ये करता है। गवर्नमेंट के पास दो ही चीज है, या तो ज्यादा स्कीम्स के थ्रू पैसे दो सबको, टैक्स कम कर दो, तो पैसे ज्यादा इकोनॉमी में होंगे। दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी, जब पैसे रिड्यूस कर रहे हैं, जहाँ स्पेंडिंग कम करके टैक्सेस को इंक्रीज किया जा रहा है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स। दो ये करने के बाद वो जो फिस्कल पॉलिसी इतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे इकोनॉमी में जो डेफिसिट्स है वो काफ़ी हाई थे, ठीक है। डेफिसिट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट को अगर 10,000 रुपये चाहिए खर्च करने के लिए, गवर्नमेंट का इनकम खाली 5,000 रुपीज़ है, व्हाट अबाउट द अदर 5,000 रुपीज़, ये बोरो करना, यहाँ से लेना, ऐसे हमारा जो डेट है, लोन अमाउंट है, वो बहुत इंक्रीज होता जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट। तो ये डेफिसिट को मेंटेन करो भाई, ऐसे करके एक लॉ लाया गया, गवर्नमेंट ने खुद अपने लिए एक लॉ लाया, विच इज कॉल्ड द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में। 2004 में ये इंप्लीमेंट हुआ। अब इसमें ऑब्जेक्टिव था कि फिस्कल डिसिप्लिन आए, डेफिसिट फाइनेंसिंग ना करना पड़े। आरबीआई पहले क्या होता था, अगर 5,000 की कमी है तो आरबीआई डायरेक्टली नोट प्रिंट करके 5,000 गवर्नमेंट को पकड़ा देता था, तो वो नहीं होगा अब से। आरबीआई से आप लोन ले सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा, वेस एंड मीन्स एडवांसेस नाम का एक फैसिलिटी है, उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा लोन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा। पार्लियामेंट को आपको इन्फॉर्म भी करना है कि भाई क्या चल रहा है। वो कैसे इन्फॉर्म करेंगे, 4 स्टेटमेंट्स रिलीज करके, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी की, मीडियम टर्म में आप क्या कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आगे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कैसा चलेगा, एंड फिस्कल पॉलिसी में क्या स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं एंड उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एंड एक्सपेंडिचर कैसे आप कम करेंगे, इससे रिलेटेड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क।
अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स हैं, एंड जो हमारा मेन एक्सपेंडिचर है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसे हम रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी कि हमें लेट्स से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गुड्स बाय करना है, ये करना है, सैलरीज देने हैं एवरी मंथली बेसिस पे, तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसमें जो कमी आ रही है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। और इसके कैलकुलेशन जिसे हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट करते हैं वो 0% पे लाना है। फिजिकल डेफिसिट जो पूरा डेफिसिट है, पूरा रेवेन्यू कैपिटल सब तरह के हमारे जो खर्चे हैं उसको मिलाकर जो कमी हो रही है उसे हम 3% पे लेकर आएंगे, ऐसा हमने सोचा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिस्कल पॉलिसी। थोड़ा सा सोचिए, मैं एक हिंट भी आपको दे देता हूँ। यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या है, पिगो वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू प्रपोज अ थियोरी दैट लिंक्ड फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पिगो वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिसने फिस्कल पॉलिसी के बारे में कहा। तो एक्चुअली पिगो यहाँ पर ऐसे पर्सन का नाम आएगा जिसने आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी दिया है। ओके, तो इफ यू रिमेंबर दिस थिंग यू कैन टेल पिगो ने अगर दिया तो द स्टेटमेंट इज राइट, अदरवाइज क्या सही होगा। एंड फिस्कल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल थिंग्स, टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो हमने पढ़ा, ठीक है। तो प्लीज लेट मी नो द आंसर। ट्रिकी क्वेश्चन है, लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। एंड ये पिछले सेशन में क्वेश्चन था कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी किसने दिया, तो ऑब्वियसली द आंसर इज जॉन मेनार्ड कीन्स। आई होप इससे आपको पिछले क्वेश्चन का भी जो अभी आपको होमवर्क में आंसर करना है उसका भी आइडिया लग गया होगा। लेट मी टेल यू दैट वी आर प्रोवाइडिंग द फ्रीडम सेल, जहाँ पर आपको 76% का डिस्काउंट प्रोवाइड हो रहा है ऑन अ मास्टर कोर्स। सो यू कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ दिस। पहले 13 से 15 अगस्त का था, बट वी हैव एक्सटेंडेड। अब यहाँ आपको इंडिया 76 कोड यूज करके 76% का डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, तो दिस मास्टर कोर्स, इसमें एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन विद रेस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, ये सब आपको मिल जाएगा। तो इस मास्टर कोर्स में क्या क्या है, यू आर गेटिंग कॉन्सेप्ट क्लासेस एवरी डे के बेसिस पर, सॉरी एवरी चैप्टर के बेसिस पर, ईच एंड एवरी टॉपिक को अच्छे से आपको जो है एक्सप्लेन किया गया एज पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस। एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज नोट्स, मॉक टेस्ट एंड लाइव क्लासेस के थ्रू सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। ये क्लासेस में जो है पढ़ाया जाएगा जस्ट बिफोर द एग्जाम, ठीक है। रिवीजन के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से रिवाइज भी कराए जा रहे हैं। तो यू कैन यूज दिस कोड, बी ए पार्ट ऑफ दिस particular course, जो भी required exams related everything is there in this particular course, you can be part of it। ये तो चारों components को हो गया। and if you want to go for single component you can go for this particular course, ठीक है। single component का भी courses available है, IIFS PPV ऐसे आपको single चाहिए तो that is also there। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutype.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।